कि माय नेम इज फिजा खान और मैं आपको फिजियोलॉजी पढ़ा रही हूँ। और आज हम गीता ज्ञान विहार इंस्टीट्यूट के अंदर फिजियोलॉजी का जो हमारा सेकंड लेक्चर था सर्कुलेशन का, वो स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, कल तक जो हमने रिवाइज किया ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन, अब हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, क्लोज सर्कुलेशन के जो स्ट्रक्चर और फंक्शन थे मैंने बता दिया। हार्ट जो है क्या है, हमारा पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। ठीक है, ऑक्सीजनेशन होता है रेस्ट ऑफ द बॉडी के पास डिलीवर हो जाता है। ठीक है, ब्लड वेसल जो होती है वो क्या होती है, हमारी आर्टरी जो है वो ब्लड डिलीवर करती है और वेन्स वापस उसको हार्ट के अंदर रिटर्न करती है। कैपिलरीज क्या होती है, सबसे छोटी वेसल्स होती है। मैंने कैपिलरीज का लाइव एग्जांपल बताया था, अपनी आंखों में देख सकते हो तुम लोग, वो उतनी ही छोटी कैपिलरीज होती है। ठीक है, ये बता दिया था। ओपन क्लोज सर्कुलेशन में क्या होता है, यहाँ पे साफ साफ आप क्लियरली देख सकते हो, नेटवर्क अच्छा नहीं टूट रहा है। यहाँ पे देखो नेटवर्क एकदम परफेक्ट है। वॉल्व मैंने बताए थे, हार्ट के अंदर वॉल्व होते हैं जो क्या करते हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं कि ब्लड वापस से ऊपर ना चला जाए। आगे चले, ये बताया था। ओस्टिया होती है इंसेक्ट्स के अंदर, ये स्पाइन नहीं है, ओस्टिया है, ये अलग चीज है। इवोल्यूशन, 2 चैम्बर हार्ट मैंने कल बहुत अच्छे से बता दिया था। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल जो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, जो कहां जाता है, हमारे गिल्स के पास। ठीक है, क्या होगा, ये मेरा हार्ट मान लेती हूँ जिसके अंदर एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल है, इसको मैं एट्रियम बोल देती हूँ और इसको मैं क्या बोल देती हूँ, वेंट्रिकल। ठीक है, अब इसने क्या किया, ब्लड को पंप किया। अब ये कौन सा ब्लड पंप कर रही है, डीऑक्सी वाला। कौन से वाला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर रही है। तो अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किधर जाएगा, हमारे, इनको हम स्ट्रक्चर मान लेते हैं, गिल्स कुछ कुछ ऐसे दिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके ये क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजनेटेड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जाके इनका ऑक्सीजनेशन होगा, फिर ये पूरी जो फिश की बॉडी है उसके अंदर ट्रांसमिट होगा। ठीक है, वापस ऐसे ही होगा, यहां से वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या जाएगा, हमारे हार्ट के अंदर, फिर यहाँ पे मिक्सिंग होगी, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स के अंदर जाएगा, फिर गिल्स से आके वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फिश के अंदर चला जाएगा। ये साइकिल बराबर से चलता रहता है। ठीक है, फिश के अंदर 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, ये रहा सिंगल सर्किट है, एक ही बार हार्ट में ब्लड जाएगा। ठीक है, फिर गिल्स में जाएगा, फिर बॉडी में जाएगा, फिर बॉडी से वापस सारा हार्ट में चला जाएगा। फिश में देखने को मिलता है 2 चैम्बर हार्ट का, ये रहा, एक वेंट्रिकल है और एक एट्रियम है। वेंट्रिकल्स का साइज बड़ा होता है, कल बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने कि वेंट्रिकल का साइज क्यों बड़ा होता है। ठीक है, हार्ट चैम्बर पंप करता है गिल्स के अंदर, फिर गिल्स से ये सिस्टमिक कैपिलरीज वगैरह जो भी बनी है इससे वापस से ऊपर हार्ट के अंदर चला जाता है। आगे चलते हैं, 3 चैम्बर हार्ट पढ़ा दिया था। 3 चैम्बर हार्ट में क्या होंगे, इसके अंदर दो वेरी गुड, और एक वेंट्रिकल होगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर मैं एग्जामिनर हूं और मुझे क्वेश्चन बनाना है तो मैं तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए 2 स्टेटमेंट दूंगी। क्या फिश की बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है, या फिर 3 चैम्बर्ड वाले हार्ट के अंदर मिक्सिंग ऑफ द ब्लड होती है। अब इतना कॉम्प्लेक्स, जब अभी तो अपन यही चैप्टर पढ़े तो अपन को एग्जैक्टली पता है, लेकिन जब अपन बहुत सारा पढ़ के रखते हैं ना तो अपन चीजें रिकॉल नहीं कर पाते। और अपन क्या करते हैं, अपन को लगता है यार बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो कोई पंप होता ही नहीं है ना, फिर हार्ट का काम ही क्या हुआ, अपन वो टिक कर देते हैं। लेकिन ये जो 2 स्टेटमेंट्स है ना, ये बहुत 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 ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। मतलब कुछ अलग ही चीज हो रही है ना, मिक्सिंग हो रही है भाई ब्लड की। कैसे मिक्सिंग हो रही है, अभी मैं जब तुम्हें ह्यूमन सर्कुलेशन पढ़ाऊंगी तब तो तुम्हें ऐसा लगेगा ये तो असंभव वाली बात होगी, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एसी का टेम्परेचर थोड़ा सा बड़ा कम करना, और इधर से लेके करना। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक एंड एडवांटेजेस। स्ट्रक्चर, 2 एट्रियम, सिंगल वेंट्रिकल। देखो एट्रियम क्या करता है, ब्लड रिसीव करता है ना, एट्रियम क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है। ठीक है, बैठ जाओ, ठीक है। एट्रियम क्या करता है, हमारे ब्लड को रिसीव करता है। पूरी बॉडी का जो ब्लड आएगा वो कहां पे आएगा, यहां पे आएगा ब्लड। ठीक है, फिर यहां से कहां जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। वो वेंट्रिकल क्या करेगा, इसको हमारी बॉडी के अंदर पंप करेगा। देखो बच्चों, मैं एक बात बता देती हूँ, तुम्हें मुझसे कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो जब तक तुम नहीं बोलोगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। मैं पूरी, देखो अपन लोग कल ही मिले, तुम मुझे पहले से नहीं जानते हो, मैं तुम्हें पहले से नहीं जानती हूँ ना, मैंने तुम्हें पहले पढ़ाया है, तो मुझे आप लोगों का बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आप लोगों को किस लेवल तक, मुझे कितनी इंग्लिश में कितना बोलना है, हिंदी में कितना बोलना है।
क्लियर है? देखो, तुम्हें मुझसे पढ़ना है तो तुमको मेरे से बॉन्डिंग तो रखनी पड़ेगी, ताकि तुम मुझे समझ सकते हो और मैं आप लोगों को समझ सकती हूँ, है ना? जब तक समझेगी नहीं तब तक पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है? मैं पढ़ा के जा रही हूँ यहाँ पे और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो मैं मेरा पढ़ाना वेस्ट मानती हूँ। मेरा पढ़ा रही हूँ मतलब आप लोगों के दिमाग में कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ मैम ने ये पढ़ा है, और आपको मेरी बात भी समझ में आनी चाहिए। मुझे पता है मैं थोड़ा फास्ट बोलती हूँ, थोड़ा जल्दी बोलती हूँ, मैं कोशिश करूंगी मैं थोड़ा धीरे बोलूँ। अगर तुम्हें नहीं, जहां पे लग जाए मैम अभी ये फास्ट हो गया, रुक जाओ, तुम्हें रुक जाओ, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं मेरे पास कोई सेंसर तो लगे नहीं है कि यार मैं एकदम ऐसे कर लूंगी, यार तुम्हें नहीं समझ में आया तो बोलना तो पड़ेगा, है ना? नहीं आया, नहीं आया बोल दो, आए आ गया बोल दो, है ना? ऐसे रखना। और थोड़ा बहुत जान लो, इतनी मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूं मैं। मुझसे पढ़ोगे तो तुम्हारी फ्रेंड बन के ही पढ़ाऊंगी, ठीक है? नहीं पढ़ोगे तो गुस्सा तो आएगा, मैं इतना बोल के जा रही हूँ और तुम नहीं पढ़ रहे हो तो मुझे गुस्सा आएगा। तुम्हें पता है अभी मेरा ब्लड प्रेशर सिर्फ 80 है। मेरे हर गर्मी के अंदर यही चलता है, मेरा 80 ब्लड प्रेशर रहता है। कल मेरे ड्रिप चढ़ी है यहाँ से जाने के बाद, चक्कर आ रहे थे बहुत, तब भी मैं यहाँ के पढ़ा रही हूँ। और उसके बाद भी अगर तुमको नहीं समझ में आता है तो मेरा तो मैं वेस्ट हुआ ना, फिर क्यों वेस्ट करना है? इसलिए नहीं समझ में आया मैम नहीं आया, तुम 100 बार पूछो मैं 100 बार बताऊंगी, 1000 बार पूछो मैं 1000 बार बताऊंगी। इस तरीके से नहीं आया उस तरीके से बताऊंगी, लेकिन मुझसे पहले अच्छी बॉन्डिंग रखनी पड़ेगी, पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तुम जितना अच्छे से पढ़ोगे मैं उतना अच्छे से पढ़ाऊंगी, है ना? अगर तुम्हारी तरफ से कोई रिवर्ट नहीं आएगा तो मैं भी क्या करूंगी, ठीक है मुझे पढ़ा के जाना है, मैं पढ़ा के चली जाऊंगी। ऐसा मत करना, पूछो 10 बार पूछो, नहीं आया ठीक है ना, मैं भी स्टूडेंट हूं ना, मुझे भी कैसा आता था, क्या नहीं आता? अभी भी बहुत सारी चीजें नहीं आती, किसी को नहीं आती भाई। तुम लोग आज यहाँ, तुम लोग कल यहाँ आओगे, बिल्कुल आओगे, मुझे पता है। जो भी एक एग्जाम की कोई तैयारी करता है स्टूडेंट, एक बार उसको पढ़ना और पढ़ाने में इतना इंटरेस्ट आता है कि फिर वो पढ़ाने लग जाता है। तुम भी पढ़ाओगे, डेफिनेटली पढ़ाओगे, है ना? तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक सीख लो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रख लो कि हाँ यार मैम बोल रही है तो मैम की हमें बात को समझना है। नहीं आ रहा है तो हमें मैम को बता, मैम को खा तो नहीं जाएगी, है ना? मैम ऐसे तो नहीं तुम्हारे बहुत बड़ी 70-80 साल का कोई बूढ़ा सा टीचर खड़ा है आके तुम्हारे सामने, जिसको तुम कुछ बोल नहीं सकते, ईगो हर्ट हो जाएगा। कुछ ईगो हर्ट नहीं होगा, हो सकता है कहीं पे मेरी गलती हो, कहीं पे मुझे नहीं आता, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, सीख रही हूँ ना लाइफ से, तो तुम लोग पूछ सकते हो। इतनी अंडरस्टैंडिंग मुझसे रखना, पूछ लेना, बिल्कुल पूछ लेना, 10 बार पूछोगे 10 बार बता दूंगी। लेकिन ऐसा नहीं हो कि चल रहा है फ्लो में, वहां मैम आई थी कोई बोल के चली गई, हमने भी सुन लिया और बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं। और मैं पढ़ा रही हूँ, घर जाके पढ़ो, बहुत अच्छा मजा आ जाएगा। मैं बोल रही हूँ बायोलॉजी के अंदर पूरे नंबर आएंगे, 40 के 40 क्वेश्चन सही हो। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तुम्हें कुछ मेहनत नहीं करनी। तुम्हारे लिए जो बेसिक बुक है ना एनसीईआरटी, पूरी एनसीईआरटी छाप के लाई हूँ आगे, ताकि तुम्हें इधर उधर ज्यादा वेंडेड नहीं करना पड़े कि यार एक मैम की पीपीटी पढ़ लेंगे तो एनसीईआरटी भी कवर हो रही है, एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी कवर हो रहे हैं, और जो काम की चीज है वो भी कवर हो रही है। तो पढ़ना में पड़ेगा बेटा, पीपीटी तो पढ़नी पड़ेगी एटलीस्ट। मैं रेफरेंस बुक अभी नहीं बोल रही हूँ क्योंकि अभी अपना कुछ हुआ नहीं है। जैसे ही अपने कम से कम 8 चैप्टर या 5 चैप्टर हो जाएंगे, फिर मैं तुम्हें बोलूंगी कोई बुक परचेस करो और उसके अंदर से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, जिससे तुम्हारी स्पीड भी आएगी, क्वेश्चन भी बनेंगे। लेकिन कब बनेंगे? जब तुम पढ़ोगे। जब तक तुम्हें थ्योरी क्लियर नहीं होगी तब तक क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करोगे? ठीक है, तो ध्यान रखना। मैं एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे रही हूँ क्योंकि वो आना जरूरी है ना। क्यों दे रही हूँ? ताकि तुम्हें समझ में आए। ऐसा हो लग जाए मैम आप बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हो, हमारे को नहीं आ रहा, हमें सिर्फ बेसिक ही पढ़ाओ, तो मैं बेसिक भी पढ़ाऊँ कि बिल्कुल जो पीपीटी में है उससे एक लाइन भी बाहर नहीं जाएगी, लेकिन बताना पड़ेगा, ठीक है? और ध्यान मेरी तरफ रख के, पीपीटी की तरफ रख के पढ़ना है दोनों को, ठीक है? आगे चलते हैं, चलो। फंक्शन क्या है? रिजल्ट इन एन इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन वेयर द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स इन द सिंगल वेंट्रिकल। अब 3 चैम्बर्ड वाले के अंदर क्या होता है? डबल सर्कुलेशन। क्या होता है? अभी अपन ने जो पढ़ा था उसके अंदर मैंने शायद सिंगल सर्कुलेशन बताया था, याद हो तो। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? हार्ट में ब्लड 2 बार जाएगा। क्या होता है? अब वो कैसे जाएगा वो मैं आगे पढ़ाऊं, है ना? वो आगे का टॉपिक है, पूरा एक सेपरेट टॉपिक है वो। लेकिन इसके अंदर भी क्या होता है? डबल सर्कुलेशन होता है। अब क्वेश्चन आ सकता है ना? अब नीचे दिया हुआ होगा एक क्वेश्चन, अपन खुद ही एक डिजाइन कर लेते हैं। अभी उधर जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इधर दिया हुआ है फिश, इधर दिया हुआ है अर्थवर्म, ठीक है? अभी इसकी एग्जांपल जो अपन ने अर्थवर्म में पढ़ा था ना, 3 चैम्बर्ड है ना ये? 3 चैम्बर्ड है, 4 चैम्बर्ड है? नहीं, फिश का नहीं, फिश का तो 2 चैम्बर्ड था। हाँ ये इसका, ठीक है? एक फ्रॉग उसमें चला गया, फ्रॉग वगैरह, ठीक है? और एक जो है मैंने दे दिया आपको फ्रॉग, ठीक है? ये वाला एग्जांपल हटा दो, सिंपल ही रखती हूँ क्योंकि मुझे अब देखो, मुझे पता है तुम लोगों ने एग्जांपल याद नहीं किए, तो टफ देने से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें कंफ्यूज करने से भी कोई मतलब नहीं।
इसमें जो है अब आपको पूछा जाएगा किसमें डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, या फिर ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है कि 2 टाइम्स जो है ब्लड कौन से एनिमल के अंदर हार्ट में जाएगा। अब हो गए कंफ्यूज, अरे यार 2 टाइम जाएगा। अब तुम्हें जब ये पता होगा कि फिश में सिंगल सर्कुलेशन होता है तो तुम कभी भी गलती नहीं करोगे, फटाफट से अपना आंसर फ्रॉग ही लगा के आओगे। समझ में आया? तो ये एग्जाम्पल की इंपॉर्टेंस है और ये थ्योरी की इंपॉर्टेंस है कि तुम्हें पता है। आगे चलो, ठीक है, क्लियर हो गया। एडवांटेजेस क्या है? 2 एट्रिया हैं जो रिसीव करते हैं ब्लड, सिंगल वेंट्रिकल है जो पंप करता है। फंक्शन क्या है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अभी इससे भी कंफ्यूज कर सकता है, वो इसको हटा देगा और ये लिख के दे देगा और बोलेगा बताओ क्या ये स्टेटमेंट सही है? सही है? गलत है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। क्या होता है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक ही वेंट्रिकल में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। इसलिए एडवांटेज क्या है? ऐसा क्यों जरूरी हो रहा है? क्या फायदा क्या है इससे? क्या इवोल्यूशनरी मिडल ग्राउंड बिटवीन द 2 चैम्बर्ड फिश हार्ट एंड द 4 चैम्बर्ड मैमेलियन एवियन हार्ट। ये क्या है? बीच की लाइन है एक, जहां पे 2 चैम्बर्ड है और एक 4 चैम्बर्ड है। हमें कहां पहुंचना है? 4 चैम्बर्ड है, लेकिन अभी अपन क्या आ गए? 3rd चैम्बर में। इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, इसमें डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक, अब हमें यहां तक जाना है, तो इसलिए क्या हुआ, इसके अंदर हमारे को इनकम्प्लीट डबल देखने को मिला। इवोल्यूशन तो ऐसे ही होगा ना, डायरेक्ट अगर इधर पूरा बिल्कुल ही सिंगल था तो इधर डायरेक्ट डबल तो नहीं आ सकता ना। इधर क्या होगा? इनकम्प्लीट डबल होगा, फिर क्या आएगा? हमारा कंप्लीट वाला डबल आएगा। तो ये चीज याद रखनी है कि इसमें कौन सा होता है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिंगल वेंट्रिकल के अंदर जाके मिक्स होता है। एडवांटेजेस, एक इवोल्यूशनरी मिडिल ग्राउंड है ना, बीच की बात है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है कि जिसके फिश का हार्ट जो होता है सिंगल 2 चैम्बर का होता है और ये 4 चैम्बर का होता है। मेमेलियन यानी मैमल्स एंड एवियंस का मतलब होता है एव्स, और ये होती है हमारी बर्ड्स। ठीक है, ये सब इनके साइंटिफिक नाम है इसलिए टफ लग रहा है, बाकी अभी अपन ने नहीं पढ़ा है तो मैं क्लियर करके बता देती हूँ। एव्स यानी एवियन यानी बर्ड्स। क्लियर? आगे चले। क्या होता है? इफेक्टिव सर्कुलेशन होता है और मेटाबॉलिक डिमांड भी क्या रहती है? कम रहती है। क्या रहती है? मेटाबॉलिक डिमांड भी कम रहती है और इफेक्टिव सर्कुलेशन होता है। वही लिखा है यहाँ पे। आगे चलते हैं। ये मैंने दोबारा वापस इसलिए लिया था ताकि तुम्हें समझ में आ सके। एनाटॉमी देख लेते हैं बेसिकली क्या हो रहा है। ये क्या है? एट्रियम। ये क्या है? एट्रियम। ये क्या है? वेंट्रिकल। ठीक है, ये ब्लड है वो आ रहा है। किसका फोन बज रहा था? आपका फोन तो साइलेंट रखो बेटा, क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ, आपका फोन बज रहा है। कुछ जनरल एटिकेट्स तो अपन स्कूल में भी सीखते हैं ना। फिर यार ब्लड फ्रॉम बॉडी है ना, यहाँ पे पूरी बॉडी से वापस से ब्लड आएगा, इधर लंग से ब्लड आएगा, फिर ये इधर आके सब क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। आया समझ में? तो ये बोल रहा है वो। समझ में आ गई बेसिक क्या है? 2 एट्रियम, एक वेंट्रिकल, ये बॉडी से ब्लड आ रहा है, ये लंग से ब्लड आ रहा है, यहाँ के सबकी मिक्सिंग हो रही है। 3 चैम्बर हार्ट क्लियर है? 3 चैम्बर हार्ट में क्या होता है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। क्या क्या? पहले तो अपन ओपन सर्कुलेशन है या क्लोज सर्कुलेशन है उसके एग्जांपल याद होंगे तब आप ये चीज क्लियर कर सकते हो ना। पाइप होते हैं इनके अंदर, होते हैं। ये जो आ रही है ना सब, ये सब पाइप के ही थ्रू आ रहा है। ठीक है, आर्टरी वेन्स कैपिलरीज आ गई थी इनके अंदर। अब ये वो सब जो था उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट जो 2 लाइन थी बता दिया। फिश सिंगल सर्कुलेशन, और ये अपने जो दूसरे वाले थे 3 चैम्बर वाले डबल, इनके अंदर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। उसके एग्जाम्पल इसके क्या? इससे ज्यादा सवाल कहीं से भी नहीं आएगा क्योंकि पूछने से कोई मतलब नहीं पूछेगा, क्योंकि तुम्हें कोई डॉक्टर थोड़ी बनना है कि तुम्हें पूरा लिख के आना पड़ेगा इसमें इतना, नहीं, मतलब का नहीं। काम की जो चीज है वो ये जो बेसिक आना भी चाहिए और पढ़ना भी पड़ेगा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ज्यादा डिटेल में यही पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, 4 चैम्बर हार्ट, कितने कमरे होंगे दिल के? 4। दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखना, अच्छे से सुनना, एक एक चीज सुनना, नहीं आए तो वापस पूछ लेना। कितने होंगे? 4 चैम्बर हार्ट होंगे। क्या होगी? 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल। किस किस में होगा? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रट्टा मार लो इसका क्लास में ही, लिखो कॉपी के अंदर अपनी। मैमल्स,
बर्ड्स, क्रोकोडाइल्स। देखो ये भी लिखना, फोर्थ चैम्बर्ड हार्ट में क्या होते हैं? 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल। आप आज ही आए हो, कल की क्लास अटेंड क्यों नहीं की? अच्छा, उदयपुर से हो बाहर से हो? तो यहाँ पे हॉस्टल में रहते हो? सब बाहर से हो गए फिर तो। उदयपुर 12th हो गई? क्या परसेंटेज थे 12th में? नहीं आया? अच्छा ओके। आपकी 68? आपके अब है 12th। ओके, तो आपको तो थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, बोर्ड्स में तो थ्योरी लिखनी पड़ती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस से थ्योरी नहीं आती है, बट आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है कि सारी बातें सुन ली। ये एग्जाम में लिख के आ गए, मजा आ जाएगा। मेरे 100 आउट ऑफ 99 मार्क्स थे बायोलॉजी के अंदर। एक प्रैक्टिकल वाले ने काट दिया था, क्योंकि प्रैक्टिकल में पूरा नंबर नहीं देते। बाकी जो वहां पे पेपर हुआ था ना, उसमें तो पूरे जो 70 आउट ऑफ 70 थे। 30 नंबर का प्रैक्टिकल, आरबीएससी बोर्ड है ना। बहुत मेहनत की थी, बायो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है शुरू से। एक नंबर वो काट के चला गया था, बाकी पूरे नंबर। ठीक है, क्यों आया? क्योंकि रट्टा नहीं मारा। 2 बुक्स थी, टोटल मिला के 45 चैप्टर्स थे, और छुट्टी मिली थी 1 दिन की। लेकिन यहां तक आने से पहले हम अपना कोर्स कम से कम भी 50 बार रिवाइज कर चुके थे। कितनी बार? 50 बार। क्योंकि हमारी समर वेकेशंस थी नहीं, हमारे को तब पढ़ाया। तो जब लोगों के हाफिल नहीं हो रहे थे, तब हमारे कोर्स खत्म हो चुका था और 2 बार रिवीजन हो चुका था। तो हमारे पास पूरे 6 महीने बचे थे आगे के, वापस से पूरा कोर्स पढ़ने के लिए। तो बहुत अच्छा रिवीजन किया। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम एक चीज को कितनी बार पढ़ के जाओगे उससे फर्क पड़ता है ना। अभी मैं पूछूं हार्ट, तो बेसिकली वहां पे उस एग्जाम सेंटर के अंदर मुझे सब बच्चा जवाब दे देगा कि क्या होता है। सबको पता है ना, सवाल जहां से आएगा वो जिसको पता है वो एग्जाम निकाल देगा, और जिसको नहीं पता वो नहीं निकाल पाएगा। तो सुनो और एग्जाम्पल वगैरह याद करो ताकि तुम कर पाओ। समझ में आया? और आपको तो थ्योरी लिखनी है, तो बहुत अच्छे से सुनना है। अभी ये क्लियर हो गया? फोर्थ चैम्बर हार्ट में क्या क्या होता है? 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल। किस किस में होता है ये? एग्जाम्पल्स कौन कौन है इसके? बर्ड्स और मैमल्स। मैमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर को मैंने बताया था, एक्सटर्नल बॉडी पे क्या होंगे? हेयर होंगे। मैमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अपन मैमल्स में आते हैं क्या? और मैमल्स का एक और फीचर है कि इनके जो होते हैं ना, एग्स नहीं होते हैं, इनके जो है इन्फेंट होते हैं, बच्चे होते हैं इनके, है ना। ये भी एक फीचर है। एव्स फैमिली में क्या होता है? एग होता है। बर्ड्स फैमिली ऑब्वियसली हाँ देती है ना। डॉल्फिन मैमल है, यस मैमल है, जिसके हेयर्स नहीं होते। एक्सेप्शंस, इस दुनिया में एक्सेप्शंस बहुत सारे, कुछ चीजें नेचर से बिल्कुल अलग चलती है। अभी तुम भी सोचो ना, क्रोकोडाइल में फोर्थ चैम्बर हार्ट क्या कर रहा है? एक्सेप्शन, अपवाद, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है जिसका, पर है तो मानना पड़ेगा, है ना। बच्चे देती है, मैमल होती है। अच्छा सवाल था और अच्छी चीज सोची, वेरी गुड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? कंप्लीट सेपरेशन होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, और मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा हाई रहेगी, है ना। यानी मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो रहा होगा और बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? ये तो याद होना चाहिए क्लास के अंदर ही। 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल, बर्ड्स में होगा, मैमल्स में होगा और क्रोकोडाइल के अंदर होगा। इसके अंदर क्या होगा? परफेक्ट सेपरेशन होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। ठीक है, सारे जो रेप्टाइल्स हैं उनका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और क्रोकोडाइल जो है वो हमारे भाई साहब एक्सेप्शन है। ठीक है, जो की एनिमल ग्रुप है जिनके अंदर देखने को मिलेगा 4 चैम्बर हार्ट, सबसे पहले मैमल्स। मैमल्स में कौन? ह्यूमंस, व्हेल्स, बैट्स, डॉग, कैट्स, बर्ड्स में ऑस्ट्रिच, पिजन, ईगल, चिकन। रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स और कैइमन्स। ये क्रोकोडाइल फैमिली है ना, एलिगेटर तो पता है अलग होता है, क्रोकोडाइल अलग होता है, इनके अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है। अब पता नहीं इस फैमिली में ऐसा क्या हुआ था जो इसको 4 चैम्बर हार्ट रखना पड़ा, बट ये अपना काम नहीं है ना इतना पढ़ना, अपन पढ़ के क्या करेंगे।
एक नॉलेज के लिए जान ले तो अच्छा है, बाकी मतलब तो है नहीं। हमेशा वही पढ़ो जो काम का है ना। अपना गोल होना चाहिए। अभी अपना गोल है एग्जाम निकलना चाहिए। एग्जाम में क्या वो ये पूछेगा? नहीं, वो नहीं पूछेगा, बात खत्म होगी, ठीक है। और अगर एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए हो, किसी को इंटरेस्ट आ रहा हो जरा तो बोल सकते हो, ठीक है। और भी होंगी ना, बर्ड्स तो बहुत सारी है। पूरी उसने पूरी एव्स लिखा, यानी ये पूरी फैमिली आ गई। अगर वो एव्स लिख रहा है इसका मतलब इसमें पूरी फैमिली आ गई। अगर कोई एक्सेप्शन होता है तो अलग से लिखा जाता है, लेकिन नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्लियर है? आगे चलो चलो। ये डायग्राम दिमाग में बसा होना चाहिए। एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ध्यान रखना। या तो डायग्राम या एक्सप्लेनेशन। बोर्ड्स का पेपर मैं पूरा प्रेडिक्ट कर सकती हूँ, और जो प्रेडिक्ट करूंगी वो ही आएगा। और उतना पढ़ के चला गया 100% पास हो जाएगा, 100% गारंटी। स्टैंप लेके साइन करवा दे, पर उतना पढ़ेगा तो। हाँ, तू सोचे कि मैम ने पेपर दे दिया, तुम लोग सोचो मैम ने पेपर दे दिया, अब अगर हम पढ़े नहीं तो वो नहीं चल सकता, ठीक है। आइदर डायग्राम आ सकता है, ठीक है। अगर तुम लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होते तो वो क्या करता? इसको गायब कर देता, नीचे 4 ऑप्शन दे देता, लेबल करो। इतना इंपॉर्टेंट है मतलब। और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, पूरा हार्ट एक्सप्लेन करते हुए हार्ट का डायग्राम बनाइए। समझ में आया? देख लो, डायग्राम तो अपन को बिल्कुल अच्छे से याद करना चाहिए। पूरा सारा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। देख लो, अब इसको मैं जब बनाऊंगी तो अब ऐसे बार बार बनाना पॉसिबल है क्या? टाइम वेस्ट हो जाएगा। अपना हार्ट ऐसा दिखेगा फिर। अब ये याद रखना, बता देती हूँ, ठीक है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट लेफ्ट। अभी पता चलेगा क्यों इधर लाइट इधर लेफ्ट, लेफ्ट राइट। डायग्राम ऐसा बनता है। मैं बताती हूँ मैंने ये क्यों बताया। मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी, यार ये इधर ही क्यों बनाते हैं, मैं तो मेरा राइट तो इधर से चल रहा है, मैं इधर क्यों नहीं लिखूं। फिर पता चला कि खड़ी होंगे ना तो ये ऐसा दिखता है, याद रखना। इसलिए ये इधर, ये इधर। क्लियर? अपना हाथ ऐसा दिखेगा। बार बार मैं ये नहीं बना सकती। अब देख लो, इसमें वॉल्व बता रखे, ये रहा आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको मैं एलवी बोलूंगी, इसको LA बोलूंगी, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी आ रही है, किधर जा रही है? यही है ना। अभी तुम समझदार होगे तो मुझसे एक क्वेश्चन पूछोगे, मैम आपने तो बोला था जो वेन्स होती है वो ब्लू होती है और आर्टरी होती है वो रेड होती है, तो यहाँ पे ये क्या गड़बड़ क्या है? बताया था मैंने, कलर भी बताया तुम्हारे को, हाथ में तुम्हारे दिख रहा है। इधर क्या मसला है? क्या बात क्या हुई इधर? सोचो, दिमाग लगाओ। देखो साइंस पढ़ रहे हो, हर चीज का एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होगा तभी वो चीज एग्जिस्ट कर रही है, नहीं तो वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? सारा जो खेल है वो है इस पल्मोनरी का। किसका? किसका? पल्मोनरी। पल्मोनरी रगड़ा है, मतलब फंक्शन ही चेंज हो गया। वैसे वेन क्या करती है, जो आपको रट्टा लगाने वाली बात है, वेन क्या करती है? डीऑक्सी वाला, डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड लाती है। इसलिए अपन इसको ब्लू से यूज करते हैं, ब्लू से डिनोट कर रहे थे। आर्टरी जो होती है वो क्या लाती है? ऑक्सीजनेटेड लाती है कि नहीं लाती है? इसलिए इसको क्या दिखाया जाता है? रेड दिखाया जाता है जनरली, है ना बात कर। लेकिन जैसे ये पल्मोनरी वर्ड लगा, अब वेन आर्टरी का काम करेगी और आर्टरी वेन का काम करेगी, इसलिए आर्टरी ब्लू दिख रही है और वेन रेड दिख रही है। अब वेन क्या करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, और आर्टरी क्या करेगी? डीऑक्सीजनेटेड लेके जाएगी, इसलिए ये कलर चेंज दिखा रखा है यहाँ। क्लियर? डायग्राम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यूट्यूब पर बहुत सारे छोटी मोटी सी ट्रिक्स बताते हैं, ऐसे बनाओ, ऐसे करके ऐसे बना लो। 5 बार तुम्हें बनाना है, मेरे को तो एग्जाम में बना के नहीं आना। जो मैं प्रैक्टिस करूँ, तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए बनाने। तुम लोगों को लेबलिंग याद होनी चाहिए। लेबलिंग कब आएगी? जब डायग्राम याद होगा, ठीक है। जब भी कभी तुम किसी बच्चे को पढ़ाओगे तो तुम्हें कम से कम पता तो होना चाहिए हार्ट क्या है ना। नहीं जरूरी नहीं है पढ़ाओ, बट फिर भी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, है ना। अभी लाइफ में मेहनत कर रहे हो
है ना। जरूरी नहीं सबको सबका गोल मिले, लेकिन अगर एक बार मेहनत कर ली लाइफ के अंदर तो मेहनत करना आ जाएगा, और जिसको मेहनत करना आ गया वो कहीं नहीं रुकता। एक चाय बनाने वाला भी आज दुबई घूम रहा है ना, और एक डॉक्टर आज इंडिया में ही, तो क्या किसकी फर्क है? उसको मेहनत करना आता है, उसको मेहनत करना। उसके मम्मी पापा ने दिए ले करोड़ रुपए, 1 करोड़ जाके MBBS कर ले, उसको उसने चाय बनाई, उसने मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, उसने इतनी मेहनत करी कि उसने उसको पीछे छोड़ दिया। तो मेहनत एक बार लाइफ में कर लो, हमेशा कॉन्स्टेंटली तुम्हें समझ में आ जाएगा मेहनत कैसे करनी है, क्या करनी है, फर्क नहीं पड़ता क्या होने वाला, क्योंकि फ्यूचर तुमने नहीं देखा। पता है ना, डेस्टिनी पहले से लिखी हुई है, कौन कहां जाएगा, कैसे जाएगा, ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। तुम्हारे कंट्रोल में क्या है? अभी मेहनत करना, और अभी जो कर सकते हो वो करना, है ना। अभी अपने लिए जो कर सकते हो वो करो, बाकी होना हुआ वो तो लिखा हुआ ही है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी तुम मेहनत नहीं करोगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। चाहिए तो जो चाहिए वो तो अपन को थोड़ी दिल में रखना पड़ेगा कि नहीं यार करना है, मतलब करना है। लेकिन पढ़ोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे कि वाना जो लिखा होगा वो हो जाएगा, तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। बहुत घूमे मार्केट के अंदर, देख लो। और अभी छोटे हो, जब तक तुम्हारे मम्मी पापा का हाथ तुम्हारे सर पे है और उनको तुम बोझ नहीं लग रहे हो, तब तक ही तुम्हें दुनिया अच्छी लग रही है। जिस दिन दिल को लग गया, रियलाइज हो गया कि यार अभी मम्मी पापा नहीं करना चाहते हमारा, उस दिन सच्ची बता रही हूँ इतना घटिया लगेगा ना, ऐसा लगेगा कि कुछ आइडेंटिटी नहीं है, कुछ करना पड़ेगा, खुद को बनाना पड़ेगा। तभी तो आज यहाँ खड़ी हूँ। मेरा ब्लड प्रेशर इतना कम है, अभी मैं वो छोटी बच्ची होती, वो मम्मी पापा नहीं मेरी बेटी की तबीयत खराब है, चलो हॉस्पिटल चलते, कोई नहीं आता भाई, ठीक है। तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हारा काम है, तुमको देखना है, हॉस्पिटल जाना है, अपने पैसे लो, हॉस्पिटल जाओ, इंजेक्शन लगवाना है इंजेक्शन लगवाओ, ड्रिप चढ़वाना है ड्रिप चढ़वाओ, वापस घर आ जाओ। कंप्लेन नहीं कर सकते ना, अभी बड़े हो गए, अभी क्या बोले, नहीं मेरी तबीयत खराब है, मुझसे ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मेहनत करना सीख लो, एक बार सीख लो। और तुम तो लड़के हो, मैं लड़की हूँ, चलो मैं तो एक लाइफ में चांस है, कोई अच्छा पैसे वाला मिलेगा, उससे शादी कर लूंगी तो सेटल हो जाऊंगी। नहीं काम करूंगी तो निकल गई मेरी, तो तुम लोग क्या करोगे? कोई अच्छी पैसे वाले लड़के ढूंढोगे, उससे शादी करोगे, घर से कोई बनोगे? पॉसिबल है नहीं ना। 100 में से 1 को मिल जाती है, बाकी तो खुद ही करना पड़ता है। इसलिए मेहनत करना सीख लो। रियल लाइफ में तुम जब फील करोगे चीजें, बहुत घटिया लगेगी। 12th तक बहुत मजा आते हैं, हम लोगों ने भी बहुत मजे किए, वाह यार क्या लाइफ है, सब हम बाबा कर रहे, कोई टेंशन। जिस दिन से कमाना स्टार्ट करा उस दिन रियलाइज हो गया कि सिर्फ मम्मी पापा ही हैं जो इतना भी कर सकते हैं, इतना भी। हाँ, बाकी दुनिया का कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जी रहे हो, मर रहे हो, तुम भूखे हो, तुम। मैं कॉलेज जा रही हूँ, कॉलेज से फिर एक जगह पढ़ा रही हूँ, फिर वापस यहाँ आके पढ़ा रही हूँ, इस बीच में मैंने खाना खाया नहीं खाया, कोई मायने नहीं लग रहा है, किसी को कोई टेंशन नहीं है। अभी तुम्हारे, अरे मेरे बेटे ने खाना नहीं खाया, खाना खा ले पहले फिर पढ़ लेना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मर भी रहे हो ना तब भी अपना काम करके जाओ। तो लाइफ की ये फेज तुम्हारे लिए आने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि अपनी एज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, है ना। छोटी हूँ, बचपन से पढ़ाने का शौक था, करना था कुछ लाइफ में अपना, तो पढ़ा रही हूँ। तुम्हारी भी लाइफ में ये फेज आएगा, तो मेहनत करना एक बार सीख। देखो फालतू का ज्ञान है, ले लो तो तुम्हारी जिंदगी बनेगी, और नहीं मिलोगे तो आगे तो सब होने ही वाला है, ठीक है। पढ़ लो जितना मैं पढ़ा रही हूँ, घर जाके रिवाइज कर लो, कुछ मेहनत नहीं है, डेली का डेली पढ़ो। किसी का भी दिन में 18 घंटे पढ़ने से किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा एक ही दिन में। अगर कोई कॉन्स्टेंटली 1 साल तक दिन के 4 घंटे पढ़ रहा है, वो सिलेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। और मैं वही दिन के 18 घंटे पढ़ रही हूँ, लेकिन आज पढ़ रही हूँ, आने वाले 5 दिन कुछ पढ़ ही नहीं रही हूँ, तो मेरे को 18 घंटे कोई मायने नहीं लगते, है ना। यहाँ पढ़ो, घर जाके रिवाइज करो, नहीं आया डाउट लेके आओ, मैम नहीं आया मैं वापस समझा दूँ, ठीक है। आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस से। डायग्राम बना के प्रैक्टिस कर लेना। ये ब्लू क्यों दिख रही है, ये रेड क्यों दिख रही है, मैंने बता दिया, ठीक है। पल्मोनरी लगने से फंक्शन रिवर्स हो जाते हैं। अभी वेन आर्टरी का काम करेगी। आर्टरी अपनी बॉडी शेड के ऊपर डिपेंड करता है। एक रफ आइडिया दे रही हूँ ब्लू, क्योंकि बुक्स के अंदर इतने शेड थोड़ी दिखाएंगे। तुमने देखा होगा ना, अपन कपड़े सिलेक्ट करते हैं तो एक कूल टोन और एक वार्म टोन होती है। इंस्टा पे ही देखा होगा, बहुत चल रहा है आजकल, तो भाई आपकी ये वाली टोन है तो अभी इस कलर के कपड़े पहनो, ये वाली टोन है दैट बिकॉज ऑफ वेन्स, ठीक है। हमारी सबकी बॉडी के अंदर मेलानिन अलग अलग है। मेरी बॉडी के अंदर मेलानिन कंटेंट अलग है, तुम्हारी बॉडी के अंदर मेलानिन कंटेंट अलग है, तुम्हारी स्किन ऊपर से अलग है, इस वजह से तुम्हें इसके कलर में डिफरेंसेस दिखेंगे। लेकिन साइंस किस पे चलती है, एक बेसिक रूल ही फॉलो करते हैं ना अपन। अभी मैं यहाँ पे 10 वेन के शेड दिखाने बैठूंगी तो मैं पढ़ाऊंगी का, बेसिकली बुक्स के अंदर जो दिखाया जाता है, इसको ब्लू से और इसको रेड से दिखाया जाता है। इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, वो एक अलग चीज हो जाती है बिल्कुल। चले आगे, कोई डाउट। ये रहा ह्यूमन सर्कुलेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट। ह्यूमन सर्कुलेटरी कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियो नाम तो सुना होगा, जिम वाले करवाते हैं, ठीक है। और वैस्कुलर,
दो वर्ड से मिलके बना है। वेस्क्यूलर, वेसल्स, पाइप्स बोले तो, लेमन लैंग्वेज में बात करें तो पाइप्स। कार्डियो, एनीथिंग विच इज कार्डियो इज रिलेटेड टू हार्ट। कार्डियोलॉजिस्ट सुना है? क्या होता है? हार्ट का डॉक्टर। लॉजी यानी स्टडी, कार्डियो यानी हार्ट, जिसने दिल की स्टडी करी वो कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट के साथ पूरा वेसल्स का नेटवर्क मिलके काम कर रहा है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज क्लोज नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ, क्या क्या आता है देख लेना, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड, ये तीनों चीजें आती है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। वो भी बेसिकली पाइप, मोटर और पानी। पाइप क्या है? वेसल्स, मोटर क्या है? हार्ट, पानी क्या है? ब्लड। ठीक है। डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट, आप क्या क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है स्टार्टिंग से पढ़ा रही हूँ। ऑक्सीजन हो रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स हो रहे हैं, हॉर्मोन्स हो रही है, और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो क्या हो रहे हैं? निकल रहे हैं। कंपेरिजन ऑफ टू प्राइम। अब इसके अंदर भी दो सर्किट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? एक होता है पल्मोनरी, क्या होता है, और एक होता है सिस्टेमिक। अब देखो साइंस में सारा जो खेल है वो वर्ड्स का है। मैंने कार्डियो बताया, कार्डियो रिलेटेड टू हार्ट। जैसे कभी भी तुम्हारे दिमाग में कार्डियो आएगा तुम्हें फर्स्ट क्या रिकॉल होना चाहिए? कहीं ना कहीं हार्ट की बात होगी। जैसे कहीं पे पल्मोनरी आएगा, इट्स फॉर लंग्स। पल्मोनरी फॉर, है ना, पल्मोनरी किसके लिए? लंग्स के लिए। एक वर्ड होता है रीनल, इट्स फॉर किडनीज, है ना। बेसिक टर्मिनोलॉजी साइंस की जानी चाहिए। अगर मैं पल्मोनरी बोल रही हूँ रिलेटेड टू लंग्स, अगर मैं कार्डियक बोल रही हूँ रिलेटेड टू हार्ट। वैसे इधर मैंने रीनल बोला रिलेटेड टू किडनी, है ना। समझ में आया? पल्मोनरी यानी लंग्स के थ्रू जो ऑक्सीजनेशन हो रहा है, और सिस्टमिक, एनीथिंग व्हिच इज सिस्टमिक इज रिलेटेड टू आवर होल बॉडी, है ना, हमारी पूरी बॉडी से रिलेटेड। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट इंग्लिश में बोलूंगी उसको वापस वो भी करूंगी। थोड़ा फ्लो में है तो निकल जाती है, आ जाता है बोलने में, बाकी नहीं आए तो उसी टाइम मैम हिंदी पे आ जाओ, ठीक है, बोल सकते हो तुम लोग। क्या होगा? बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पल्मोनरी फॉर लंग का, लंग के थ्रू जो ऑक्सीजनेशन हो रहा है, सिस्टमिक यानी जो बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। पावर्ड बाय द हार्ट 4 चैम्बर्ड मस्कुलर पंप, ये देखो आ गया मस्कुलर पंप। अब ये मैंने तुम्हें फर्स्ट स्लाइड से चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया है, इसमें कोई बात अलग नहीं है। मैंने बोला था ना यही आने वाला है आगे, यही है बेटा। आपको क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ लो। जानती तो इन दोनों को भी नहीं हूं, और आपको तो आज ही देखा है, इन दोनों को एटलीस्ट कल देखा तो था। कुछ हो तो पूछ लो। कोई भी वर्ड मैम कार्डियोवैस्कुलर नहीं समझ में आया, कैसे ऑक्सीजन क्या न्यूट्रिएंट समझ में नहीं आया, कुछ भी डाउट देखो, मुझे ये पता है किसी को नहीं आता है ना। मैं अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ। 150 बच्चों की क्लास को पढ़ाया, ठीक है। पहले कोई और आके पढ़ा के चला गया पूरा टॉपिक, उनसे पूछा सेल क्या होता है, एक बच्चे ने जवाब नहीं दिया सेल क्या होता है। अब इसमें गलती किसकी? बच्चों की। भाई बच्चों को तो आता ही नहीं है, क्यों आ रहा है? मैं वहां क्यों नहीं बैठी हूं और तुम वहां क्यों बैठे हो? फर्क है ना, क्यों? क्योंकि तुम्हें नहीं आता। और इस बात को बोलने में कभी शर्म नहीं करनी। मैं मेरी पूरी क्लास चाहे से 500 बच्चों की हो या 1000 बच्चों की हो, मुझे नहीं आएगा तब तक टीचर आगे नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि आना चाहिए। मुझे क्यों नहीं आएगा? मैं जब तक पूछूंगी तब तक क्यों नहीं आएगा? और कैसी शर्म, क्या करेंगे तुम्हारे पास वाले? हंसेंगे। अरे उनसे पूछना, उनको भी नहीं आता, वो तो खाली होशियारी मार रहे हैं। पूछने में कभी मत शर्माओ। क्या होगा? कोई हंसेगा ना, तुम अपना फायदा सोचो ना। नहीं आया, नहीं आया भाई, नहीं आया, इसलिए तो बैठा हूं, बाकी क्यों बैठता? बाकी तो पढ़ा रहा होता ना, आता तो पढ़ा रहा होता। नहीं आया तो बैठा हूं, और नहीं आएगा तब तक पूछूंगा, क्योंकि मैंने पैसे दिए, है ना। आप हमारे लिए काम कर रहे हो, हम आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम हमारे फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। पूछो, मैं बताऊंगी, नहीं आएगा फिर बताऊंगी। पूछोगे नहीं तो मुझे भी नहीं पता, फिर तो तुम्हारी गलती है ना। फिर उनको मैंने वापस सेल पढ़ाया, फिर उनको पता चला जो सबसे ढीठ बच्चा, एक 25 साल का बच्चा जिसको सेल पता नहीं है, फिर उसको जिंदगी में पहली बार पता चला सेल क्या होता। क्यों? क्योंकि जब मैंने उसको बोला कि बेटा तू बता, तो उसको नहीं आया। फिर उसको लग गया कि वापस मुझसे पूछा जा सकता है, अब वो खुल के पूछ रहा है कि क्या होता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, एक बार बता दो। फिर उसने पूछा और उसको याद हो गया। जब तक पूछोगे नहीं तब तक नहीं। होशियार बन के बैठने से कुछ नहीं होता है। अब मेरे को चाहे से कितना भी आ जाए, मैं तो यही मान के क्लास में बैठूंगी। अभी तुम लोगों में से भी कोई यहाँ आके खड़ा होगा ना, मैं वहां पे यही सोच के बैठूंगी मुझे कुछ नहीं आता है। जब तक ये सोच नहीं रखोगे तब तक पढ़ नहीं पाओगे। ज्यादा जो होशियार है वो तो फिर होशियार ही रह जाते हैं। कॉन्फिडेंस रखो, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो, ठीक है। पूछ लो, नहीं आया मैम कार्डियोवैस्कुलर क्या होता है, कार्डियो क्या होता है, पल्मोनरी क्या होता है, रीनल क्या होता है, नहीं आया तो नहीं आया ना, वापस बताएगी मैम, ठीक है। फिर भी नहीं आया तो फिर वापस बताएगी,
लेकिन पूछना पड़ेगा। अभी स्लाइड के अंदर कोई भी डाउट हो तो मुझे फटाफट बोल दो, फिर मैं तो आगे चलते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ यहाँ से कोई डाउट नहीं रहे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं रिवीजन भी कराऊंगी तो बेटा इतना वापस रिवीजन में बोलना पॉसिबल हो नहीं पाता है, तो इसलिए एक बार देख लो। मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन की, व्हाट इज कार्डियो, व्हाट इज वेस्क्यूलर, और ये क्या बोलते हैं पल्मोनरी लंग ऑक्सीजनेशन, सिस्टमिक लंग ऑक्सीजनेशन, क्या ये क्या सिस्टमिक बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। चलो आगे, चलो कंपोनेंट्स एंड फंक्शन। अब देखो हार्ट जो है हमारा एक 4 चैम्बर्ड की मसल है। हार्ट भी किससे बना है? मसल से बना है। हार्ट किससे बना है? किससे बना है? मसल। किससे बना है बेटा? मसल। अलग अलग तरीके की मसल्स होती है, स्केलेटल मसल होती है, स्मूथ मसल होती है, और एक कार्डियक मसल होती है। तो ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है हार्ट कौन सी मसल से बना होगा? कार्डियक मसल। किससे बना होगा? हार्ट की जो मसल है उसका नाम क्या है? कार्डियक मसल। ऐसी मसल है जो कभी भी नहीं थकती, कभी भी नहीं थकती। अब तुम 90 साल जियो, तुम 10 मिनट जियो, ये चल रही है तो तुम जी रहे हो, नहीं तो नहीं जी रहे, कभी भी नहीं थकती, है ना। कौन सी मसल है हार्ट की? कार्डियक मसल। ठीक है, 4 चैम्बर्ड की मसल है जिसके अंदर 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल है, जो बीट करता है कितने टाइम? कितने टाइम? 1 लाख टाइम्स। कितने टाइम? 1 लाख टाइम्स बीट करता है डेली। पूरी लाइफ की तो बात ही नहीं हुई। टू प्रोपेल ब्लड, प्रोपल्शन मतलब पता है? पंप करना। प्रोपेल फॉर पंप। बहुत फैंसी फैंसी टर्म्स यूज किए जाते हैं, मतलब एकदम वही बुद्धू सा होता है। अभी लिख दिया प्रोपेल, कोई बच्चा जो हिंदी मीडियम का होगा वो पढ़ेगा तो पता नहीं क्या साइंस लिख दी यहाँ पे, और मतलब सिर्फ इतना सा है, जो पंपिंग वाला एक्शन है उसी का नाम होता है प्रोपेल। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है, चिल्ला चिल्ला के बता दिया इतनी बार। आर्टरीज होती है, जो आर्टरीज जो होती है वो क्या करती है? दिल से ब्लड को दूर लेके जाती है। मैंने बताया था ना, जैसे ही यहाँ से वेंट्रिकल से ब्लड पंप होगा तो आर्टरीज क्या करेगी? इसको पूरी बॉडी में लेके जाएगी। तो बेसिकली क्या हो रहा है? ये हार्ट से तो ब्लड कहाँ जा रहा है? दूर जा रहा है ना। आर्टरी क्या कर रही है? ब्लड को दूर लेके जा रही है। ठीक है, वेन्स क्या करती है? वापस हार्ट को ब्लड पहुंचाती है। कैपिलरीज जो है क्या है? स्मॉलेस्ट वेसल है जो न्यूट्रिएंट एक्सचेंज और वेस्ट एक्सचेंज करती है। ठीक है, अब ब्लड भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम लंग से। और न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर जो डाइजेशन ऑफ द सेल से आ रहे हैं। ये ब्लड है, ब्लड ही तो है सब तरफ। इसी के अंदर क्या है? अपने न्यूट्रिएंट्स है ना, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, इसी के अंदर अपना ऑक्सीजनेशन, इसी के अंदर अपना वेस्ट प्रोडक्ट। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी किडनी क्या फिल्टर कर रही है? तुम्हारा यूरिन डायरेक्ट बन रहा है क्या? ब्लड जाके फिल्टर हो रहा है, ब्लड से ही फिल्टर हो रहा है ना। तो क्या है मेन जो चीज है, क्या है? हमारा ब्लड ही है, जिसके अंदर हमारे न्यूट्रिएंट्स, हमारा खाना जो है मेन जो किसके थ्रू सप्लाई हो रहा है? इंटेस्टाइन के बाद ब्लड के थ्रू आ रहा है। एनर्जी कहां से आ रही है? ब्लड के थ्रू आ रही है। वेस्ट मटेरियल जो है वो सारे किसके थ्रू जा रहा है? ब्लड के थ्रू ही जा रहे हैं। और ऑक्सीजनेशन जो हो रहा है वो हमारी ब्लड के अंदर एक हीमोग्लोबिन नाम का सब्सटेंस होता है। क्या होता है? सुना होगा हीमोग्लोबिन, बहुत बार सुना होगा, रिपोर्ट्स में देखा होगा, कम हो जाता है किसी का ज्यादा हो जाता है। तो ये भाई साहब जो है हीमोग्लोबिन, ये हमारे ब्लड को कलर देते हैं रेड कलर। जिसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होगा, हाँ, कमजोरी रहना, एग्जैक्टली। क्यों होता है वो बात ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड बहुत अच्छे से पढ़ोगे क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन ब्लड से ही आता है। हीमोग्लोबिन भाई साहब जो है यही है मेन। ये बोल रहा है मैं ही रेड कलर दूंगा, है ना। और ऑक्सीजन जो बाउंड होती है इसी से होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो बाउंड होती है इसे होती है। हीमोग्लोबिन एक पूरा सेपरेट चैप्टर है, पता है तुम्हें? इतना डेप्थ में है ना हीमोग्लोबिन के बारे में बहुत सारी बातें ऐसी है जो इंसान को पता होनी चाहिए, जो तुम्हारे लायक होगी। मैं आगे बिल्कुल बता दूंगी, बट बता रही हूँ। ब्लड को कलर कौन दे रहा है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को भी, गैसेस का एक्सचेंज जो है वो ब्लड के थ्रू हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है तुम सिर्फ अगर सांस ले रहे हो तो इस रूम में सिर्फ ऑक्सीजन ही मिल रही है क्या? एन नंबर ऑफ गैसेस है, पता होगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, सारी सब अंदर जा रही है। जो वेस्ट है वो वापस बाहर आ जाती है, और जो काम की वो अंदर आ जाती है। लेकिन किसके थ्रू जा रही है? ब्लड के थ्रू जा रही है। ठीक है, आगे चले। लंग से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर रहे हो, किडनी से वेस्ट रिमूव कर रहे हो, बट अल्टीमेटली रिमूवल जो हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है? ब्लड ही तो जा रहा है। लंग्स में ब्लड ही तो आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड लेके, किडनी में ब्लड ही तो जा रहा है वेस्ट प्रोडक्ट लेके, वो तो फिल्टर हो रहा है वापस से। हाँ, नर्व
नर्व जो होती है ये नर्वस सिस्टम का सेल है। क्या है? नर्वस सिस्टम बोले तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब जो है जो अपनी बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं, उसका अगर एक सेल बोले जिससे वो पूरा मिलके बना है, दैट इज नर्व, है ना। नर्व जो होती है वो बेसिकली पार्ट्स को सप्लाई करती है। तुम्हें जो सेंसेशंस फील हो रही है, अगर मैं तुम्हारा हाथ एकदम गर्म में डाल दूं, तुम्हें कैसे पता चल रहा है? नर्व इंपल्स कैरी करती है। क्या करती है? नर्व इंपल्स कैरी करती है। बहुत सारी नर्व्स होती है, स्पाइनल नर्व्स होती है, दिमाग से भी नर्व निकल रही है और स्पाइन से भी नर्व्स निकल रही है। स्पाइनल नर्व्स होती है और क्रेनियल नर्व्स होती है। इट्स अ सेपरेट टॉपिक, बट बेसिकली एक बार नॉलेज के लिए जान सकते हो, नर्व्स इज बेसिकली अ सेल ऑफ अ नर्वस सिस्टम। अलग से होती है, मोटी सी। तुमने कभी डेड बॉडी पे देखी नहीं होगी। अगर आप कैसे हम गए ना लैब में, तो तुम्हें एक डेड बॉडी के ऊपर दिखाऊंगी कैसी होती है नर्व। काफी थिक सी होती है ना। इंपल्स कैरी करते हैं। ब्लड तो आसपास सबके घूम ही रहा है, बट इसके अंदर जो मेन काम हो रहा है वो इंपल्स कैरी का हो रहा है। किसका हो रहा है? इंपल्स आ रही है और जा रही है। न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो मर जाएगी पागल। न्यूट्रिशन तो, अरे सराउंडिंग में तो ब्लड चल रहा है ना, इधर तो ब्लड है, इधर तो ब्लड है, कहीं भी कट लगा ले खून आएगा। वही तो है, यहाँ पे भी है मीडियन, ये मीडियन है यहाँ पे भी। न्यूट्रिशन किससे मिल रहा है? ये ना आसपास नेटवर्क पूरा रेयर है, सही होना। कंप्रेशन हो जाता है, बहुत सारे लोगों को सुना होगा, लेदर में दर्द रह रहा है, किसी का ये पूरा पैर इसमें दर्द रह रहा है, सही हो जाती है, लेकिन डिपेंड करता है कितना डैमेज है। बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, कोई चांस नहीं है। अभी चोट लगी, थोड़ी दब गई है, थोड़ा वहां पे इन्फ्लामेशन हो गया, सूजन आ गई है, एक्सरसाइज से सही कर सकते हैं। कोई मोडेलिटी लगा देंगे, कोई किसी तरीके का करंट्स लगाते हैं बॉडी के अंदर, जिससे क्या होता है, हील होता है, सही हो सकती है। हाँ, वो नहीं, वो मसल के लिए होता है। नाउ एक डिफरेंट चीज है। मैं फिजियोथेरेपी पढ़ रही हूँ, हमारा मेन काम इसी का ही होता है ना, इनको सही करने का। ये सही हो जाती है, इंसान का दर्द दिया, क्योंकि इसका जो पिंच करने पे महसूस होगा नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं। एमआरआई होती है, उसके अंदर आपको नर्व जो पर्टिकुलर आपको पार्ट की करानी है वो नर्व दिखेगी, ठीक है। आप उसके 10 तरह के टेस्ट होते हैं, वो जो पिंच वाला तो बोल रहा है, एक वो टेस्ट करेंगे, हाँ भाई सेंसेशन आ रहा है। फिर एक अपन मोडेलिटी लगा के देखेंगे, क्या इसका सेंसेशन जा रहा है? नहीं जा पा रहा, इसका मतलब डैमेज क्या है, ज्यादा है। तो रिकवरी में उतना टाइम लगेगा, मेडिसिन देनी पड़ेगी, वो तो चल रही है। साथ में IFT टेंस लगाना पड़ेगा, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करानी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा कि भाई तुझे ये वाला तकिया लगा के सोना है, ये वाला नहीं लगाना है, इससे कंप्रेशन बढ़ेगा। ऐसे करके पूरा प्रोटोकॉल होता है हर चीज का, है ना, वो प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा ना, ये चीज होती है। ठीक है, आगे चले। कब है? हो गया टाइम? 4:20 हो गए, ठीक है, 10 मिनट और खत्म कर देते थोड़ा सा। पाथवे ऑफ सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, दो पाथवे सर्कुलेशन के, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर क्या होगा, डीप ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, लंग के अंदर। बना लेते हैं। रफ स्ट्रक्चर बनाया लंग का, ठीक है, समझ लो क्या हुआ। राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, लंग के अंदर। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से कहां जा रहा है, लंग के अंदर। अब किसके थ्रू जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अभी मैंने बताया था फंक्शन चेंज हो जाता है, क्या है, डीऑक्सीजनेटेड है, कौन लेके जा रही है, पल्मोनरी आर्टरी। जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाना किसका काम होता है, आर्टरीज का, लेकिन यहाँ क्या लेके जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड। क्यों लेके जा रही है, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड लगा पल्मोनरी, ठीक है। क्या करती है, पिक अप द ऑक्सीजन एंड रिटर्न टू द राइट एट्रियम। अब यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे सारा ब्लड आ गया डीऑक्सी वाला, ठीक है, डीऑक्सीजन। अब ये क्या करेगा, वापस उसका ऑक्सीजनेशन भी तो करेगा, सांस ले रहे जो ऑक्सीजन जा रही है यहाँ से। अब वापस इसको उठाएगा और इसको कहाँ लेके जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ये हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्लियर है, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी लंग के पास। लंग में क्या होगा, उसका ऑक्सीजनेशन, फिर वो कहां पे आएगी, राइट एट्रियम के अंदर। क्लियर हो गया, हाँ सॉरी, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं।
थ्रू पल्मोनरी वेन। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, लेकिन कौन लेके आ रही है? पल्मोनरी वेन। इधर से कौन लेके जा रही है? पल्मोनरी आर्टरी पीए। इधर कौन लेके जा रही है? पल्मोनरी वेन। क्लियर है? सिस्टमिक सर्कुलेशन, अभी जो अब यहां से ब्लड कहां आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा कि नहीं आएगा? है ना? वो क्या होगा? थ्रू ऑर्टा। कल नाम बोला था मैंने, ऑर्टा सबसे बड़ी आर्टरी, वो क्या करती है? उसको पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और फिर वापस जो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस कहां आता है? हमारे राइट एट्रियम के अंदर। इधर कौन लेके आती है? वेना के वहां। कौन लेके आती है? जैसे बड़ी आर्टरी का नाम हमने ऑर्टा दिया, तो जो बड़ी वेन होगी उसका नाम क्या देंगे? वेना। क्या प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो, इसको बोलते ऑर्टा, इसको बोलते वेना क्या, वेना क्या। ठीक है? क्लियर? सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन मुंह पे याद होना चाहिए। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स के पास, वहां पे क्या हो रहा होता है? ऑक्सीजनेशन। फिर वहां से पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां लेके आती है? राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से ब्लड कहां पे आएगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल के अंदर आने के बाद क्या होगा? वो ऑर्टा में जाएगा। किसमें जाएगा? ऑर्टा से कहां जाएगा? वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर पूरी बॉडी के अंदर जाने के बाद अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, अब क्या आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, तो वो कहां पे आएगा? हमारे राइट एट्रियम के अंदर। कौन लेके आएगी पूरी बॉडी से? वेना के। कौन लेके आएगी? वेना का। अभी क्लियर है इतना? बोन मेरो अलग चीज होती है, हड्डियां अलग चीज होती है। बोन मेरो जो होता है ना, वो यू कैन सी इट, अपन उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हड्डी में से निकाल सकते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसके अंदर नॉनवेज खाया होगा तो कभी ऐसे ऐसे सेल्स देखे होंगे, वो हमारा बोन मेरो होता है। ठीक है? उसके अंदर बनता है। हाँ, हर चीज सेल से बनी है। बोन के से हाँ बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि बोन मेरो बेसिकली पूरी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है आपकी बॉडी की। ब्लड बन रहा है, ब्लड क्या इम्यूनिटी है तुम्हारी, ये खत्म हो जाएगा तो खत्म हो गया ना। एनीमिया, एनीमिया इज बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। जिसका हीमोग्लोबिन काउंट कम, हाँ दूसरे लोगों का नहीं, सेम ब्लड ग्रुप। अगर मेरा ए पॉजिटिव है तो मुझे ए वाला दे सकता है और ओ वाला दे सकता है। बाकी देखो चाहिए, अगर दे दिया तो इंसान खत्म। ब्लड चढ़ते चढ़ते इंसान की क्या हाँ बिल्कुल। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसके अंदर सारी चीजों को ध्यान रखा जाता है। उस ब्लड को कम से कम भी 5 बार टेस्ट किया जाता है कि वो पूरी तरीके से फिट है या नहीं है आगे जाने के लिए, तो ही ब्लड चढ़ाया जाता है, अनटिल अनलेस नहीं चढ़ाया जाता है। और इसके अंदर जो डोनर है उसको भी, उसका ब्लड भी पूरा चेक किया जाए, और जो रिसिपिएंट है जिसको दे रहे हैं उसका भी ब्लड पूरा, अब जैसे मुझे चाहिए और ये दे रहा है, इसका पूरा ब्लड अच्छे से चेक किया जाएगा। कोई डिसीज, कोई ऑटो इम्यून डिसीज जो इसके ब्लड से मेरे अंदर आ सकती है वो तो नहीं है। ब्लड ग्रुप की मैचिंग हमारी प्रॉपर है या नहीं है, कहीं किसी लेबोरेटरी वाले से कोई गलती तो नहीं हो गई, कुछ सीरम कम ज्यादा तो नहीं हो गया जिस वजह से हमारा ब्लड ग्रुप सेम आ गया हो। ठीक है, दोनों का। और फिर उसके बाद मेरा चेक किया जाएगा क्या मेरी बॉडी एक्सेप्ट करेगी इसको, फिर उसके बाद कहीं जाके ब्लड चढ़ाया जाता है। अपन को हॉस्पिटल में लगता है डॉक्टर ने लिख दिया ब्लड चढ़ गया, नहीं नहीं, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। जो लैब के अंदर जो ब्लड पड़ा है वो ऐसे नहीं आ जाता। समझ में आया क्या? एनीमिया बिल्कुल क्योरेबल है। तो किस डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, और किस तरह का एनीमिया है। एनीमिया बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के अंदर भी होता है ना, जिसको कैंसर होता है उसको भी एनीमिया होता है। रीजन बड़ा है, उसकी वजह से एनीमिया है, फिर क्योरेबल नहीं है। मेन जो पॉइंट, अगर मुझे ये एनीमिया मेरी डाइट की वजह से, मैं खाना अच्छा नहीं खाती हूँ, मैं आयरन वाली चीजें ही नहीं ले रही, तो मेरा एनीमिया, हाँ अब मुझे आयरन चाहिए बेसिकली ब्लड बनाने के लिए। क्या चाहिए? आयरन। मेरी डाइट में आयरन ही नहीं है, हाँ आयरन मेन आयरन है, ठीक है, आयरन ही नहीं है, तो जो मेरा हीमोग्लोबिन है वो तो बेसिकली कम हो गई। अब मुझे पता चल गया मेरी बॉडी में आयरन नहीं है, डॉक्टर ने चेक कर लिया, अब डॉक्टर ने मुझे क्या दिया? आयरन के सप्लीमेंट्स दे दिए, मैंने आयरन के सप्लीमेंट्स लिए, मेरा एनीमिया क्योर हो गया, है ना। लेकिन मेरी बॉडी के अंदर बराबर से मेरा ब्लड टूट रहा है किसी बीमारी की वजह से, सब में टूटता है ब्लड, है ना। 120 दिन के लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का,
मेरे कुछ ज्यादा ही टूट रहा है, तो पहले मुझे मेन रीजन क्योर करना पड़ेगा। भाई बहुत सारे लोगों को बीमारी होती है जिनका ब्लड अपने आप खत्म होता है, उनमें अपन से ज्यादा ब्लड टूट रहा होता है, तो मेन रीजन उनके एनीमिया का क्या है, वो ब्लड टूट रहा है, पहले उसको क्योर करो कि वो क्या रीजन है, रूट कोज क्या है। हर चीज बीमारी का इलाज क्या होता है पता है, जब आप रूट कोज पता करते हो। क्या पता करते हो, मैं एक बेसिकली एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, समझना। फिर इसके बाद क्लास एंड कर रहे, तुमने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तुम मुझसे क्वेश्चन पूछते हो तो मुझसे रहा नहीं जाता, फिर तो मुझे लगता है कि अभी कि मैं क्लियर कर देती हूँ, पढ़ा सकती हूँ, जो भी होगा बाद में देखते हैं, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है तो बता देती हूँ। मेरे को किसी को डार्क सर्कल्स होते हैं, डॉक्टर को दिखाया, किसके पास जाओगे, डर्मेट के पास जाओगे, स्किन का डॉक्टर डर्मेट बोलते हैं उसको, डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। अब इससे याद रखना डर्मा टर्म फॉर स्किन। अब कोई डर्मेट के पास गए आप लोग, उसने आपको मेडिसिन दी, 2 लोगों को डार्क सर्कल्स है, एक के डार्क सर्कल्स तो बिल्कुल सही हो गए, एक के सही नहीं हो रहे, तो इसका मतलब क्या है, दोनों के रूट कॉज अलग है, एक का रूट कॉज बिल्कुल अलग है, एक का रूट कॉज बिल्कुल अलग है। तो हमें स्किन स्ट्रक्चर नहीं, इट्स ओन जीन्स है ना, जीन्स जो है वही तुम्हारा सब डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब वो जो दोनों पेशेंट्स है, अब भाई ये वाला तो मेरा सही हो गया, एक का नाम अपन अमन मान लेते हैं, एक का नाम अपन बोल दो कुछ भी, राम मान लेते हैं, ठीक है भाई। इसका तो सही हो गया, मेरा सही क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण है। अभी डॉक्टर उसको बोलेगा तू जा सीबीसी करवा के आ, डॉक्टर क्या बोलेगा, आप जाओ भाई सीबीसी करा के आओ, क्योंकि अगर आपको ये मेडिसिन काम नहीं करी है, मतलब रूट कोज अलग है, सीबीसी कराने गया, आयरन कंटेंट कम है, ठीक है, आयरन सप्लीमेंट दे दिए, आयरन की कमी से भी डार्क सर्कल्स आते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट द लाइफस्टाइल, इट्स अबाउट द थिंग्स जो हम हमारी डेली लाइफ में कर रहे हैं, ठीक है। उसको डार्क सर्कल्स, ठीक है भाई, अभी आपको आ गए, ठीक है, आयरन की कमी आ रही है, डॉक्टर ने आयरन सप्लीमेंट दे दिया, अभी भी सही नहीं हुआ। अब अभी आप आयरन तो दे रहे हो, लेकिन बॉडी में आयरन का ट्रांसपोर्ट ले जाने वाली एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं फेरिटिन। क्या बोलते हैं, फेरिटिन। ये एक गाड़ी है जिसके ऊपर हमारा आयरन बैठता है और बॉडी के अंदर चलता है। मेरा यही खत्म हो गया तो ये जाएगा क्या, फिर हम ये चेक करेंगे, मतलब रूट कॉज क्या था, ये था, और हम इलाज क्या कर रहे थे ऊपर, तो काम करेगा वही। बेसिकली एक बीमारी के होने के अंदर बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। वो इस वाले को जो थे वो तो भाई ज्यादा फोन चला रहा था, टाइम से नहीं सो रहा था, इसलिए इसका काम हो गया। इस वाले को जो थे वो फेरिटिन की कमी से थे, तो वो फेरिटिन की कमी पूरी करने से ही सही होगा, बाकी सही नहीं होगा। वही एनीमिया में किसी को आयरन की कमी, आपने आयरन सप्लीमेंट दे दिया, आपको पता ही नहीं उसके अंदर फेरिटिन तो है ही नहीं, आयरन जाएगा कैसे, फेरिटिन कम है, ऑब्वियसली एनीमिया बिल्कुल क्योर नहीं होने वाला, हो गई। आप आयरन दे रहे हो, तुम्हें मैं उदयपुर लाके छोड़ दूं पर तुम्हें गाड़ी ना दूं कोचिंग आने के लिए, तो तुम्हारे घर वालों को लग रहा है मेरा बेटा को उदयपुर में पढ़ रहा है क्या, वो तो कोचिंग ही नहीं आ पा रहा, समझ गए। ये क्या ट्रांसपोर्टर है, तो इसका भी इंपॉर्टेंस है। तो रूट कॉज जानना होता है हमेशा किसी भी डायरेक्ट। अगर तुम ऐसा करोगे तो डॉक्टर कमाएगा कैसे, डॉक्टर क्यों कैसे कमाएगा, तुम आओगे, मान लो 200 रुपए अभी फीस देके गए जब तुम अमन के साथ आए थे, अच्छा नहीं होगा, वापस आओ, नहीं हुआ, आयरन से भी नहीं हुआ, डॉक्टर कमा ही तो रहे हैं, यही तो मार्केटिंग है। हाँ, और दवाई दे दी, फिर कहा कि डेयरी प्रोडक्ट कम कर दो, बेकरी प्रोडक्ट कम कर दो, जितना हो सके फ्रूट्स। हाँ, तो वो फिर से होगी, और आयरन का फाइबर ये खाओ। देखो बेसिकली कुछ भी आपकी बॉडी के अंदर चेंज हो रहा है, इसका मतलब समझ जाओ कहीं ना कहीं बायोकेमिकली आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो, कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर गलत जा रहा है, या फिर कुछ ना कुछ जा ही नहीं रहा जो काम की चीज है। तो रूट कॉज हमेशा यहाँ होता है, ये होता है। लेकिन यार कमाएंगे कैसे, कमाना तो, अभी मैं भी डॉक्टर हूँ, आया बंदा, मैम गर्दन में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, ठीक है, 2 एक्सरसाइज करवाऊंगी, वहीं पे ही बोलूंगी 5 दिन रेगुलर आना। मैंने डायरेक्ट थोड़ी ये बताया उसको कि आजा भाई ये तेरी दिक्कत है, या ईएफटी लगा देती हूँ, ये बिल्कुल सही हो जाएगी। कमाऊंगी कैसे, इधर उधर इतना भी नहीं, 2 से 3 बार पेशेंट को बुलाया, और क्योंकि देखो डायरेक्टली आप इतने हाई लेवल पे नहीं जा सकते हो। मुझे आज बुखार है ना, मिला के 4 इंजेक्शन ठोक दूं, बोलूंगे तू हॉस्पिटल में एडमिट हो जा, ये प्रोटोकॉल ही नहीं होता। हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है, और साइंटिफिकली जो डॉक्टर प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं वो वैसा ही प्रोटोकॉल।
आप एकदम किसी को बहुत सारी चीजें नहीं दे सकते हो। आज मेरे पास पेशेंट आया, उसको 10 दवाई दे दूं तो अगली बार मेरे पास आएगा ही नहीं। समझ में आया? मैं डायरेक्ट बोलूंगी ले एक फेरिटिन की लेना है, एक आयरन की लेना है, उसकी लेना है, तो लो खत्म हो गया काम। अब कभी नहीं आएगा वो। इतनी कोई दवाई खाता है क्या? कोई नहीं खाता। हर ड्रग का अपनी बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट होता है। तो आजकल लोग क्या कर जाते हैं, बिना दवाई के ठीक हो। तो हमें पता चल गया फेरिटिन कम है भाई, एक्सट्रीम लेवल पे कम है, बिना दवाई के काम नहीं होगा। नॉर्मल सा कम है, हम उसको सजेस्ट करेंगे भाई तू बीट रूट खा, तो फिश ऑयल वाली जो चीजें आती है वो कंज्यूम कर, सी फूड, हाँ सी फूड लो आप, उससे आप रेडी हो जाओगे, ठीक है। बट बहुत ही ज्यादा कम है तो फिर मुझे देना पड़ेगा। हर पेशेंट अलग होता है, हर केस, किसी की दिक्कत सेम होना का मतलब ये नहीं है कि उन दोनों की मेन दिक्कत भी सेम ही है ना, दिख रहा है बट रूट कोज अलग है। इसलिए सारे जो डायग्नोसिस है, सारे जो टेस्ट है वो सब कराए जाते हैं, ठीक है, और प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ ट्रीटमेंट होता है। और ये बात अनीमिया की, तो अनीमिया का रूट कोज क्या है, किस वजह से अनीमिया हो रहा है, उसको जानना बोल। किसी किसी की स्प्लीन बड़ी हुई होती है, तिल्ली वो बड़ी होती है, उसको भी अनीमिया रहता है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है, आरबीसी ज्यादा टूट रही है, ज्यादा टूटने की वजह से स्प्लीन का साइज भी बढ़ रहा है। कोई चीज ज्यादा काम करेगी तो उसको ताकतवर तो होना पड़ेगा, इसलिए स्प्लीन की साइज बढ़ रही और उधर एनीमिया हो रहा है। अभी मुझे अनीमिया ठीक करना है, मैं उसको आयरन दिए जाऊं, वो सही होगा क्या? पहले मुझे उसकी स्प्लीन पे काम करना पड़ेगा, पहले मुझे उसकी स्प्लीन को नॉर्मल करना पड़ेगा, तब जाके उसका अनीमिया क्योर होगा, है ना। तो अनीमिया जो है बेसिकली बहुत सारी बीमारियों के साथ आता है। कैंसर में आ रहा है, खाना अच्छा नहीं खा रहे हो तो आ रहा है, किसी को कोई ऑटो इम्यून डिसीज है, बचपन से पैदाइश से कोई डिसीज है उसमें आ रहा है, तो पहले हमें किस पे काम करना पड़ेगा, रूट कोज के ऊपर, तब जाके हमारी चीज क्योरेबल होगी। समझ में आया? होता है। आप जो कीमोथेरेपी कराते हो उसमें जो लेजर जारी होती है वो ब्लड को तोड़ती है। अरे हाँ, कीमोथेरेपी, अरे लेजर्स भी तो यूज कर रहे हैं ना आजकल, हाँ रेडियो लेजर्स, भाई हीमोग्लोबिन टूट रहा है और बॉडी की फिजियोलॉजी वैसे ही खराब है, हीमोग्लोबिन वैसे ही टूटेगा। समझ में आया भाई? लाइफ स्पान तो 120 दिन का ही है, सब गड़बड़ हो गया, आरबीसी बेचारी भूखी मर रही है, अपने आप ही टूट जाएगी 120 दिन से पहले। एक आदमी 100 साल जी सकता है, सब 100 साल जी रहे हैं क्या? क्यों? अलग है, कंडीशंस अलग है सबकी, कोई कैसा लाइफ जी रहा है, कोई कैसी लाइफ जी रहा है, कोई पहले मर रहा है, कोई 120 साल बाद भी मर रहा है। कोई देखा होगा तुमने, आते हैं भाई आज 120 साल का हो गया, 100 गिनीज रिकॉर्ड बना रहे हैं लोग, इतना इतना जी रहे हैं। हम वैसा क्यों नहीं, सबकी बॉडी अलग है, सबके काम अलग है ना। अब मेरी जनरली एक आरबीसी 120 दिन का लाइफ स्पान होता है, किसी किसी में पहले भी टूट रही है भाई, बॉडी कमजोर है उसकी। दैट्स इट, क्लियर? बंद करें क्लास? चलो, और जो तुम्हारे डाउट हो, बाकी ये 5 वे ऑफ सर्कुलेशन याद होना चाहिए, कल मैं टेस्ट लूंगी। हार्ट, कुछ भी क्वेश्चन पूछूंगी तुम्हें बताना पड़ेगा, और ये सर्कुलेशन, ठीक है। बाकी और कोई जो डाउट होंगे वो अपन देख लेंगे। और अब जो तुम्हारे जो हीमोग्लोबिन एनीमिया वाला डाउट है ना, ये अपन एक बार अपना जो सिलेक्टेड जो पार्ट है, एक दिन की कम से कम भी मैं 15 पेज पढ़ा के जाऊंगी, 15 पेज हो जाएंगे, उसके बाद तुम्हें जितने भी डाउट हो तुम पूछना, मैं पढ़ा दूँ, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। सर को बुला देना, क्लास बंद करनी है। तुम्हें इससे पहले बायोलॉजी कौन पढ़ाता था? तुम्हें इससे पहले बायोलॉजी कौन पढ़ाता था? हाँ? तो वो नहीं पढ़ाता था क्या इतना डेप्थ? जी सर।